गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय कुमार करंट अफेयर को लेकर आज आपकी क्लास में उपस्थित हूँ और ये ऑनलाइन क्लास है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसलिए इस क्लास में हम जनवरी 2020 का करंट अफेयर का फुल डिस्कशन करेंगे। और ये जो आपका करंट अफेयर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संदर्भ में इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा और यह इसका पहला क्लास होगा। ये बड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टडी के समय, डिस्कशन के समय ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कंसेप्ट दोनों पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि मुद्दा का हर पक्ष क्लियर हो और आपके एग्ज़ाम के लिए वरदान साबित हो। और यह जो करंट अफेयर है बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा, बैंकिंग, एपीओ सभी कंपटीशन के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम 10 क्लास देंगे। जनवरी करंट अफेयर में हम 10 क्लास देने जा रहे हैं और ये पहला क्लास है। पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा और यह पीडीएफ वेबसाइट पर और टेलीग्राम पर उपलब्ध होगा। पीडीएफ के साथ इस डिस्कशन क्लास को आप यदि सुनेंगे तो आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा, समझेंगे और समझेंगे तो हमें लगता है सफल भी होंगे। हम देख रहे हैं कि करंट अफेयर क्यों पढ़ना चाहिए, तो वर्तमान में इसकी महत्व बढ़ता जा रहा है और पीसीएस लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि अधिकतर जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहे हैं वो करंट रिलेटेड टॉपिक से आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी हमारा ट्रेडिशनल सिलेबस है वो करंट में चर्चा में रहता है, तब वहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। मेंस में यदि हमारे पास करंट विश्लेषण क्षमता नहीं होगा तो सही हम उत्तर नहीं लिख सकते हैं। इंटरव्यू में वर्तमान घटनाओं को लेकर एक परिपक्व समझ विकसित नहीं होगा, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा, तो हम सही उत्तर नहीं दे सकते हैं और हमारा परीक्षण सही ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस है। अब हम चलते हैं आज का करंट अफेयर का पहला पेज। करंट अफेयर का शुरुआत हम करेंगे जनवरी 2020 और चलते हैं। पहला पेज ध्यान में रखना है। पहला पेज को हम ध्यान में रखेंगे। ये हमारा पहला पेज है, जनवरी 2020 का है। पहला पॉइंट रेलवे सुरक्षा बल है। रेलवे सुरक्षा बल चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। इसका स्थापना कब हुआ? तो 27 जुलाई 1872 को हुआ। रेलवे भर्ती बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो विनोद कुमार यादव है। रेल मंत्री अभी हमारा कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। रेलवे सुरक्षा बल का क्या काम है? तो रेलवे की जितनी सारी संपत्ति है उसकी रक्षा करती है और यह पैरामिलिट्री के रूप में अपना ये सेवा प्रदान करती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है और कंसेप्ट है। इसी ध्यान में आप रखेंगे, प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। सीआरपीएफ अभी चर्चा में है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये जो है अभी पुलवामा अटैक के बाद ज़बरदस्त चर्चा में रहा है। वर्तमान में इसका जो महानिदेशक मिस्टर एपी माहेश्वरी हैं और एसएस देसवाल आईटीबीपी, बीएसएफ का एक साथ डीजी के रूप में काम कर चुके हैं।
और अभी कर रहे हैं। एपी माहेश्वरी भी कोरोना वायरस अटैक के समय सेल्फ क्वारंटाइन में थे, इसलिए चर्चा में थे, ध्यान में रखना है। तो सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन? एपी माहेश्वरी। आईटीबीपी बीएसएफ कौन? एसएस देशवाल। और ये हमारा पैरामिलिट्री है। एक साथ कई पैरामिलिट्री का डीजी के रूप में काम करने का जो अभी तक सर्वाधिक रिकॉर्ड है वो किसके पास है? एसएस देशवाल के पास है। बड़ा इम्पोर्टेंट। जबकि सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन? सीआरपीएफ का महानिदेशक आपका एपी माहेश्वरी, ध्यान में रखना है। इस प्रकार ये आपका 2 टॉपिक क्लियर हो गया। चलते हैं तीसरा टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक ये है हमारा कि रबी का जो बुआई क्षेत्रफल है इसमें कुछ वृद्धि हुई है। रबी क्रॉप सोइंग एरिया जो है हमारा वर्तमान में कितना? 15.71 लाख हेक्टेयर। इतना क्षेत्रफल पर हम क्या करते हैं? रबी की बुआई करते हैं, जिसमें गेहूं कितना है? तो लगभग 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर हम गेहूं की बुआई करते हैं। ध्यान में रखेंगे ये रबी फसल जो है ये आपका शीतकालीन फसल है। अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, मार्च अप्रैल में काटते हैं। वर्तमान में हमारा 106 मिलियन टन कुल रबी उत्पाद है भारत में, गेहूं का उत्पाद है, ध्यान में रखना है 106 मिलियन टन। जबकि खरीफ में धान का उत्पादन कितना है? 110 मिलियन टन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये डिटेलिंग क्वेश्चन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि वर्तमान में गेहूं का बुआई क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर हम गेहूं बोते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक। स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक का संबंध शहर के स्वच्छता का रिपोर्टिंग से है और ये 5वां रिपोर्ट है। 2016 से ये शुरू किया गया और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एमिनिटीज से है, जिसका मंत्री कौन? मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर भी यही है। ये जो सूचकांक आई इसमें नंबर 1 पे कौन है? इंदौर। कहाँ? मध्य प्रदेश। दूसरा कौन है? भोपाल, मध्य प्रदेश। तीसरा कौन? सूरत। और ये जो शहर है सभी 10 लाख जनसंख्या से ऊपर वाला है। 1 से 10 लाख जनसंख्या के बीच में जमशेदपुर अभी नंबर 1 पर है। इसमें लगभग 4300 शहरों को शामिल किया गया है और कहा जा रहा है यह सर्वेक्षण जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में इसे दर्ज किया गया है। इसका मकसद शहरों को स्वच्छ रखा जाए, ओपन डेफिकेशन फ्री रखा जाए और सीवरेज सिस्टम है उसको ठीक ठाक रखा जाए। इस सूचकांक का इम्पोर्टेंस ये है शहर के बीच प्रतिस्पर्धा बना रहेगा कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इसलिए यहाँ से प्रश्न बराबर पूछता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक 2020 में नंबर 1 पे कौन सा शहर है? इंदौर। नंबर 2 भोपाल। नंबर 3 सूरत। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सरकार का एक प्रोजेक्ट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और यह 102 लाख करोड़ का है। कितने लाख करोड़ का? 102 लाख करोड़ का। सरकार कहती है कि आने वाले समय में हम अगले 5 साल में 102 लाख करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विकास परक आधारभूत संरचना है उसका हम विकास करेंगे। रेलवे, ऊर्जा, शहरी विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा
और 2024-25 तक देश की इकोनॉमी कितना कर दिया जाएगा? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाया जाएगा। ध्यान में रखना है। अब सवाल है कि 102 लाख करोड़ रुपया जो खर्च होगा तो इन्वेस्ट कौन करेगा? तो 39 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 39 करोड़ जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी और 22 लाख करोड़ जो है प्राइवेट सेक्टर करेगा। 22 से 25 लाख करोड़ तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। 39 लाख करोड़ और 22 लाख करोड़ ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की भागीदारी के आधार पर ये विकास होगा। सरकार कहती है कि पिछले हम 6 सालों में 14 से लेकर 2020 तक हमने 51 लाख करोड़ रुपया खर्च किया और अगले 5 साल में 102 लाख करोड़ रुपया खर्च कर आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। और यह जो विकास होगा सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर होगा। ये क्या है? सिंगल विंडो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लाल फीताशाही को समाप्त कर दिया जाता है। किसी इंडस्ट्री को यदि कई एक विभाग से काम पड़ेगा तो कई एक विभाग का दरवाज़ा वो नहीं खटखटाएगा, बल्कि एक जगह आकर उसका सारा काम फाइनल होगा। दिस इज़ द सिंगल विंडो सिस्टम। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब इसमें पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि बताओ इसमें सर्वाधिक खर्च किस पे किया जाएगा? तो ऑलरेडी एनर्जी के क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो 102 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के संबंध में आपने भी जानकारी प्राप्त किया और इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो वित्त मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारत सरकार वित्त मंत्री मिसेस निर्मला सीतारमण हैं और बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर सुशील कुमार मोदी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा माई गवर्नमेंट पोर्टल। माई गवर्नमेंट पोर्टल को सरकार टेक्नो ड्राइवन गवर्नेंस के रूप में यूज़ करना चाह रही है। सरकार चाहती है कि हमारा काम आम लोगों तक और आम लोगों की आकांक्षा सरकार तक उपलब्ध हो, अर्थात सुशासन और विकास में आम लोगों को कैसे शामिल किया जाए, तो इसके लिए एक पोर्टल डेवलप किया गया है, वो माई गवर्नमेंट पोर्टल है। इसकी शुरुआत कब हुई? 26 जुलाई 2014 को। कब हुई है? 26 जुलाई 2014 को। ध्यान में रखना है, बराबर एग्जाम में पूछा गया है। ये सरकारी पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल है, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा जो इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में यूनाइटेड किंगडम वेस्ट सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार एक आकलन पेश किया गया है। इस आकलन के आधार पर कहना है कि भारत का जो वर्तमान इकोनॉमी है वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और यह 2025 तक 4थी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। जबकि भारत सरकार क्या कहती है? 2024 तक यह 4थी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। तो वर्तमान में भारत का इकोनॉमी कितनी बड़ी इकोनॉमी है? 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। सरकार कहती है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट जो अभी हमने बताया आपको कि यूनाइटेड किंगडम आधारित जो है ये रिपोर्ट पेश किया गया है। इसमें कहा गया है
कि 2025-26 तक ये भारत चौथी बड़ी इकॉनमी हो जाएगी, जबकि 2034 तक भारत तीसरी बड़ी इकॉनमी हो जाएगी। वर्तमान में कितना है? पांचवी बड़ी इकॉनमी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहला इकॉनमी अभी कौन है? यूएसए। दूसरा कौन है? चाइना। तीसरा कौन है? जापान। चौथा कौन है? जर्मनी। अर्थात 2024-25 तक 26 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और 2034 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी इकॉनमी हो जाएगी। 2026 तक चौथी बड़ी इकॉनमी हो जाएगी। वर्तमान में कितना है? तो पांचवी बड़ी इकॉनमी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। $5 ट्रिलियन हमारा टारगेट है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड किंगडम जारी करती है। इकोनॉमिक एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जारी करती है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और कहा जा रहा है कि 2026 तक $5000 अरब जीडीपी हो जाएगा। किसका? भारत का। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से इस रिपोर्ट के संदर्भ में प्रश्न आएगा तो सब यहीं से आएगा और इसे ध्यान में रखना है। वर्तमान में कितना? पाँचवीं है। कब तक चौथा हो जाएगा? 2024 तक। कब तक तीसरा हो जाएगा? 2034 तक। इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गगनयान मिशन है। गगनयान मिशन एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य 2022 तक भारत स्वदेशी तकनीक के माध्यम से अपने 3 अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। और इसके लिए कुल लागत कितना है? 10,000 करोड़ का। और ये पूर्ण स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा ये मिशन। और इसमें जो व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा, GSLV Mk3 व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। और यह जो अंतरिक्ष यान होगा, यह मिशन जो गगनयान होगा, यह मानव युक्त होगा। इस मिशन के तहत पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर 3.7 टन का कैप्सूल परिक्रमा करेगा। और यह कैप्सूल किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है? हाल के द्वारा और इसरो के द्वारा। हाल आप जानते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है और इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु और इसका हेड आर माधवन है। जबकि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1969 में हुआ और इसका हेड के सिवान है। दोनों का योगदान ज़बरदस्त है। कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने वाला भारत कैमा देश होगा? चौथा देश होगा। अभी तक कौन भेज चुका है? अमेरिका, रूस, चीन। और ये जो मिशन भेजा जाएगा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। अब गगनयान मिशन में व्योम मित्र क्या है, ये हमें मैसेज करके बताएं कि व्योम मित्र है क्या। जो भी इसे सुन रहे हैं हमें मैसेज करके बताएंगे इसमें गगन मिशन में व्योम मित्र क्या है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न इसमें पूछ सकता है कितना लागत है? 10,000 करोड़। इसमें कैप्सूल का वजन क्या होगा? 3.7 टन कैप्सूल होगा। कितने यात्री जाएंगे? 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। कितने दिनों तक रहेंगे? 5 से 7 दिनों तक रहेंगे। तो अंतरिक्ष में मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने वाला भारत कैमा देश होगा? चौथा देश होगा।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विश्व पुस्तक मेला है। विश्व पुस्तक मेला बराबर क्वेश्चन यहाँ से करता है कि वर्ल्ड बुक फेयर 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। और ये कब से चला रहा है? 1972 से चला रहा है। इसका आयोजन कौन करवाती है? तो ऑलरेडी इसका आयोजन NBT नेशनल बुक ट्रस्ट करवाती है। इसका स्थापना कब हुआ? 1957 में। NBT नेशनल बुक ट्रस्ट का स्थापना कब हुआ? 1957 में। क्योंकि हमारा लिटरली इंस्टीट्यूशन है और बराबर क्वेश्चन करता है। इसका अध्यक्ष कौन है? गोविंद प्रसाद वर्मा। किसका? NBT का। और इसका जो आयोजन होता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन होता है। और मानव संसाधन विकास मंत्री वर्तमान में कौन? रमेश निशंक पोखरियाल। इनका संबंध उत्तराखंड से है, ध्यान में रखना है। और इस साल के लिए थीम क्या रहा 2020 के लिए? तो लेखकों के लिए लेखक महात्मा गांधी। द राइटर्स राइटर महात्मा गांधी, ध्यान में रखेंगे। विशेष आवश्यकताओं वाले पाठक, ये कब का थीम था? 2019 का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीम पूछता है तो 19 का ये हो गया। कभी कभी एक साल पहले का पूछ देता है। और करंट में है लेखकों के लिए लेखक महात्मा गांधी, अर्थात द राइटर्स राइटर। विश्व पुस्तक मेला का थीम क्या है? द राइटर्स राइटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस, ये इसका आयोजन कब से हो रहा है? 1914 से। 3 से 7 जनवरी 2020 के बीच बेंगलुरु में विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। अभी वर्तमान में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। पृथ्वी मंत्रालय इन्हीं के पास है। और स्वास्थ्य मंत्री भी अभी यही हैं। इस सम्मेलन में किसान पर विशेष बल दिया गया है कि जो भी इनोवेशन हो रहा है किसान के लिए कितना उपयोगी है, इस पर विचार किया जाए। योगा पर विशेष बल दिया गया है कि विज्ञान और योग को कैसे कंबाइन किया जाए। और इसका थीम क्या है? साइंस टेक्नोलॉजी ग्रामीण विकास। रूरल डेवलपमेंट में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इस पर विशेष जोर था। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया, उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। किसान योग पर विशेष बल दिया गया। थीम हमारा यह है। कब से शुरू चला रहा है? 1914 से। डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन होता है। यह बेहद सारगर्भित है। मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। प्रवाल संरक्षण। प्रवाल भीति के संरक्षण के लिए अभी पलाऊ ने क्या किया? सनस्क्रीन केमिकल पर प्रतिबंध लगा दिया। और ये लागू कब से होगा? 2021 से लागू होगा। सबसे पहले किसने लगाया था? फिजी ने लगाया था। ये क्या है? कोरल रीफ है। ये मूंगे से बना हुआ चट्टान है। कहा जा रहा है कि जो विकास परक गतिविधि है या स्टार फिश मछली है या आर्थिक गतिविधि है, इससे प्रवाल को क्षति पहुंच रही है। तो इसको रोकने के लिए पेरिस जल समझौता के तहत पारिस्थितिकी संतुलन के लिए
ग्रीन हाउस गैसेस, रसायन उत्सर्जन और उपयोग को रोकना है। इसी आधार पर पलाऊ एक देश है, छोटा सा द्वीप है प्रशांत महासागर में, और इसने अभी शनिश्चरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपको। तो प्रवाल भीति के संरक्षण के लिए हर कोई प्रयास करेगा। हम जानते हैं हमारा जो लक्षद्वीप है इसी से निर्मित है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर कोरल रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है। दरोगा का ये क्वेश्चन था, ध्यान में रखना है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, अभी चर्चा में था। नेक्स्ट पॉइंट जो है WHO, आजकल चर्चा में। क्यों? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और 2020 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ 2020 में के वर्ष को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? नर्सों और मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। अभी जो कोरोना अटैक है हमारा, नर्स और डॉक्टर का योगदान अद्भुत है। दिन रात वो सेवा कर रहे हैं और WHO की इसमें जो रोल रहा है ज़बरदस्त रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई। हेड क्वार्टर इसका जेनेवा है। सदस्यों की संख्या 194 है। और इसका हेड कौन है? टैग का मतलब टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस, और ये इथियोपिया के हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आजकल WHO और अमेरिका के बीच में टसल चल रहा है। अमेरिका कह रहा है कि तुमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना रोल सही नहीं निभाया, कोरोना संबंधित रिपोर्ट को तुमने छिपाया, चाइना के साथ तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं रहा, इसलिए अमेरिका अपने फंडिंग को रोक दिया है 6 महीना के लिए। ध्यान में रखना है, WHO में सर्वाधिक फंडिंग कौन करता है? अमेरिका करता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गिनी बिसाओ, ये अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ एक नया राष्ट्रपति बने हैं, US अम्बालो। कौन? US अम्बालो इज द प्रेसिडेंट ऑफ गिनी बिसाओ। गिनी बिसाओ इज अ कंट्री सिचुएटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार हमने पहला पेज का दूसरा भाग पढ़ लिया। अब चलते हैं दूसरा पेज में। चलते हैं, कहता है प्रथम रेशम प्रसंस्करण प्लांट, भारत का पहला रेशम प्रोसेसिंग प्लांट का स्थापना कहाँ किया गया? तो गुजरात के सुरेंद्रनगर में, गुजरात के सुरेंद्रनगर ज़िले में किया गया है। और यहाँ पर पटोला साड़ी का उत्पादन किया जाएगा। कैसा साड़ी? पटोला। तो पटोला किसका किस्म है? तो एक साड़ी का किस्म है। कैसा साड़ी? तो रेशमी साड़ी। खाद्य ग्रामीण विकास उद्योग के द्वारा ये प्लांटिंग स्थापना किया गया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रथम रेशम प्रसंस्करण प्लांट कहाँ? सुरेंद्रनगर, गुजरात। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व पुस्तक 2020 अभी हमने पढ़ा था, रिपीट हो गया है। कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हमेशा इसका आयोजन होता है, ध्यान में रखेंगे। और इसका थीम क्या था? गांधी लेखकों के लेखक, यानी गांधी पर विशेष फोकस था, गांधी के विचारों पर विशेष फोकस किया गया। यह बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। NBT के द्वारा इसका आयोजन होता है। HRD मिनिस्ट्री इसका आयोजन करवाती है। HRD मिनिस्टर अभी रमेश निशंक पोखरियाल हैं। आप इस तरह समझेंगे तो हमें लगता है
समझते हुए आपको याद भी हो रहा है। और यदि विद्यार्थी के बीच समझ विकसित हो और उसका स्मृति सही हो तो यही तो सफलता है। सफलता किसका नाम है? समझ, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, दामिनी हेल्पलाइन चर्चा में। दामिनी हेल्पलाइन अभी यूपी गवर्नमेंट जारी की है। किस लिए? क्योंकि विमेन प्रोटेक्शन को ध्यान में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि महिलाएं जो वाहन पे चल रही है, यदि उसे किसी प्रकार की असुविधा है, आपत्ति है, छेड़छाड़ है, असुरक्षा का भाव दिख रहा है, तो इस हेल्पलाइन पर नंबर पर फ़ोन करके सहायता मांग सकती है। तो प्रश्न आएगा कि दामिनी हेल्पलाइन किसके सुरक्षा के लिए है और किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो महिला सुरक्षा के लिए है और यह यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट इरफान पठान। इरफान पठान क्रिकेट के ऐसे जाने माने खिलाड़ी हैं जिसने हाल ही में संन्यास ले लिया। 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 T20 में अपना योगदान ज़बरदस्त दिया और इनका संबंध गुजरात के बड़ोदरा शहर से है। इरफान पठान जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी, इन्होंने संन्यास की घोषणा किया और ले लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं AK-203 असॉल्ट राइफल। यह राइफल जो है भारतीय थल सेना रूस से खरीद रही है। 1 लाख राइफल, 1 लाख राइफल खरीद रही है और 7.5 लाख राइफल का निर्माण अमेठी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाएगा। तो अमेठी फैक्ट्री में किया जाएगा। और असॉल्ट राइफल जो हमारे लिए, सेना के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। यह ऑटोमेटिक है और ये 400 मीटर तक ये वार करती है। 1 मिनट में 600 गोली दागती है। तो हमारे सेना के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि 47 और इंसास राइफल का ये स्थान लेगी असॉल्ट राइफल। तो ये कहाँ से मंगाया जा रहा है? तो रूस से मंगाया जा रहा है और मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही डेवलप किया जाएगा और रूस के सहयोग से। कहाँ डेवलप किया जाएगा? अमेठी में। तो AK-203 असॉल्ट राइफल रूस से मंगाया जा रहा है 1 लाख थल सेना के लिए। थल सेना अध्यक्ष हमारा कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। थल सेना अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपया। असॉल्ट राइफल किसका स्थान लेगा? AK-47 और इंसास राइफल का, ध्यान में रखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट। किसका स्थान लेगा? AK-47 और इंसास राइफल का। अब इससे संबंधित क्वेश्चन का किसी तरह पूछा जाए, जवाब मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बड़ा इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। IR का चैप्टर है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से। JCPOA मतलब ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शन। इसे ईरानी परमाणु समझौता भी कहा जाता है। ये एक ऐसा समझौता है
जिस पर हस्ताक्षर 2015 में किया गया था वियना में। और इसमें कौन कौन था? P5 कंट्री था, जर्मनी था, यूरोपीय यूनियन था और प्लस ईरान था। उन्नीस 1950 से ही परमाणु गतिविधि को लेकर ईरान का परमाणु गतिविधि को लेकर संशय बना हुआ था। 2002 में अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका था। 2015 में समझौता यह हुआ था कि ईरान यूरेनियम का उपयोग हथियार निर्माण में नहीं करेगा, परमाणु हथियार निर्माण में नहीं करेगा। लेकिन 2018 में क्या हुआ? अमेरिका इस समझौता से निकल गया और ईरान पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक निराशा का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि भारत के लिए ईरान और अमेरिका दोनों इम्पोर्टेंट है। और अमेरिका से जो हमने समझौता किया है उसके आधार पर अमेरिका के दुश्मन राष्ट्र को हम ज़्यादा मदद नहीं कर सकते या उससे लेन देन हम नहीं कर सकते। ईरान हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तीसरा, कच्चा तेल जो हम आयात करते हैं सबसे बड़ा तीसरा वो ईरान से करते हैं, आपूर्ति करता है ये। अभी हमने जो चाबहार बंदरगाह डेवलप किया था, यदि इस बंदरगाह पर व्यापार पर प्रतिबंध लगता है तो हमारा लॉस होगा और ईरान ग्वादर बंदरगाह का उपयोग करेगा, जो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ईरान चीन की ओर मूव करेगा, तो ये बड़ा संशय की स्थिति बना हुआ है। तो इस समझौता JCPOA ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन 18 में अमेरिका क्या कर लिया? बाहर कर दिया और ईरान पे आरोप लगाया कि समझौते को सही ढंग से पालन नहीं करे। इस कारण से ईरान 5 जनवरी 2020 को इस समझौता से बाहर हो गया। प्रश्न पूछेगा समझौता कब हुआ था? 2015 में। और अमेरिका कब निकला? 18 में। ईरान कब निकल गया? 20 में। इस आधार पर ईरान पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका के बीच जो रिलेशन है वो बिगड़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह चिंता का विषय बना हुआ है। ईरान का राष्ट्रपति हसन रूहानी है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो इसे कैसे क्वेश्चन आएगा आप समझ गए हैं। JCPOA ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियन स्वर्ण पदक, ये गोल्ड मेडल कौन जीता है? सौरभ चौधरी। और ये कहाँ का खिलाड़ी है? उत्तर प्रदेश मेरठ का। और 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इसने गोल्ड मेडल जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल, मध्य प्रदेश। और 2020 में जो ओलंपिक खेल होगा जापान में, इसके लिए ये बेहद कार्यशील भागीदार साबित होंगे भारत की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र अभी इसका विकास भारत के द्वारा किया गया है। पूछेगा कहाँ किया गया? तो कर्नाटक के चल्लाकेरे शहर में। कर्नाटक के चल्लाकेरे शहर में। और ये कहाँ है?
चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, इसे ध्यान में रखना है। कर्नाटक का अभी राज्यपाल कौन है? बैजूभाई वाला है। मिस्टर येदियुरप्पा यहाँ का सीएम है। अब हमारे लिए कैसे ये उपयोगी है? अंतरिक्ष में यदि हम किसी को भेजना चाहते हैं तो प्रशिक्षण के लिए हम कहाँ भेजते थे? रूस में। लेकिन अब हमें प्रशिक्षण के लिए रूस नहीं भेजना पड़ेगा, बल्कि भारत में ही इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अंतरिक्ष प्रशिक्षण सुविधा केंद्र डेवलप होगा। ये कहाँ होगा? चल्लाकेरे शहर, कर्नाटक के। इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020, इसका आयोजन कहाँ होता है? कैलिफोर्निया, यूएसए। कहा जाता है कि ऑस्कर के बाद सर्वाधिक प्रतिष्ठित अवार्ड है ये, और 1944 से दिया जाता है। इसके तहत जो बेस्ट फिल्म है, ड्रामेटिक फिल्म, वो 1917 है। बेस्ट एक्टर के रूप में किसे मिला? ये जोकिन फोनिक्स को मिला। किस फिल्म के लिए? जोकर के लिए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंतर्गत बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ड्रामेटिक फिल्म के लिए किसे दिया जाएगा? रेनी जेल्वेगर फिल्म जोड़ी के लिए। और बेस्ट कॉमेडियन फिल्म में, ये तो ड्रामा फिल्म रहा, बेस्ट कॉमेडियन फिल्म में कौन? वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, द बेस्ट फिल्म रहा है। ध्यान में रखेंगे। और उसी के तहत कॉमेडी फिल्म में द बेस्ट एक्टर कौन? तो टेरेन इगर्टन, फिल्म रॉकेटमैन। द बेस्ट एक्ट्रेस कौन? एक्वाफिना, फिल्म कौन? द फेयरवेल। बेस्ट डायरेक्टर कौन? सैम मेंडिस, फिल्म कौन? 1917, बेस्ट ड्रामेटिक फिल्म। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का फिल्म कौन? तो पैरासाइट। अब ये कहाँ का है? साउथ कोरिया का है। इसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ देगा आपको कि ये बताओ गोल्डन ग्लोब फिल्म फेस्टिवल के तहत सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कौन? तो पैरासाइट। बेस्ट डायरेक्टर कौन रहा? सैम मेंडिस। बेस्ट एक्टर कौन? टेरेन इगर्टन, कॉमेडी के लिए। ध्यान में रखना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, नसीम अल बहर सैन्याभ्यास। नसीम अल बहर सैन्याभ्यास जो है, ये 12वां सैन्याभ्यास है। किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और ओमान के बीच में होता है। किन दो देशों के बीच में? भारत और ओमान के बीच में होता है। ये कैसा नौ सैन्याभ्यास है? नौ सैन्याभ्यास है। और ये कहाँ हुआ? तो ये गुजरात के मार्मुगांव तट पर हुआ, गोवा के मार्मुगांव तट पर। ध्यान में रखना है। तो ये तो नेवी करती है। आर्मी कैसा सैन्याभ्यास करता है दो देशों के बीच में? अल नजाह, भारत ओमान के बीच में। यमन हो गया ये, ओमान हो गया ये, और ये हो गया अरब सागर, ये हो गया इंडिया। तो पश्चिम ये अरबी कंट्री है और ये अरब सागर से सटा हुआ कंट्री है ओमान। ध्यान में रखना है। 1993 से यह अभ्यास चल रहा था। ये 12वां सैन्य अभ्यास है। ओमान, इसका राजधानी कहाँ? तो मस्कट। मुद्रा क्या है? तो रियाल है। इसका सुल्तान का क्या नाम है? तारिक सईद। मात्र 35 वर्ष का व्यक्ति है ये। और इसका चांसलर कौन है जिसे प्रधानमंत्री कहा जाए? महमूद अल सैयद। महमूद अल सैयद इसका प्रधानमंत्री है। ध्यान में रखना है। तो अल नजाह ईस्टर्न ब्रिज
और नसीम अल बहर, ये तीनों सैन्य अभ्यास हम करते हैं ओमान के साथ, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, लियो कार्टर है। ये क्रिकेट खिलाड़ी है जो न्यूजीलैंड का है। अभी इन्होंने एक ओवर में 6 छक्का लगाया है और ऐसा करने वाला विश्व का ये 7वां बल्लेबाज है जिसने एक ओवर में 6 छक्का लगाया। और ये डोमेस्टिक गेम था, T20 में इसने लगाया है। इसके पहले रवि शास्त्री, गैरी सोबर्स, युवराज सिंह, हर्षल गिब्स, रॉस विटले, हजातुल्ला जॉन ऑलरेडी एक ओवर में 6 छक्का लगाया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होगा खेल से, क्रिकेट से, कि लियो कार्टर किस देश का खिलाड़ी है और अभी इसने किस सीरीज के क्रिकेट का में एक ओवर में 6 छक्का लगाया। इसका मैं जनवरी 2020 का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन भी लेकर आऊँगा जो बहुविकल्प होगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड विधानसभा, अभी चुनाव हुआ, ध्यान में रखना है। झारखंड विधानसभा में महागठबंधन की सरकार बनी और उसका झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन? तो रविंद्रनाथ महतो। जेपीसी के एग्ज़ाम के लिए या बिहार जो हमारा है पड़ोसी राज्यों को ध्यान में रखता है प्रश्न बनाते समय। यहाँ का राज्यपाल कौन? द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री कौन? हेमंत सोरेन हैं। तो झारखंड हमारा जो है भारत का 28वां राज्य है, ध्यान में रखना है। 15 नवंबर 2000 को यह बिहार से अलग हुआ है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट। झारखंड का प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार और प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। यह 11वें विधानसभा अध्यक्ष हैं, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं जो करंट में इकॉनमी से संबंधित है। इस डेटा का उपयोग हम मेंस में करते हैं, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अभी जो भारत का विकास दर बताया है 19-20 के लिए कि 5% रहेगा। कितना परसेंट रहेगा? 5%। पहले अनुमान लगाया था 4.5%। 19-20 के लिए, 18-19 के लिए कितना रहा? 6.8%। और भारत का पर कैपिटा इनकम में जो वृद्धि हुआ है 19-20 के लिए तो 6.8% की वृद्धि हुई, जबकि 18-19 में कितना हुआ था? 10% की वृद्धि हुआ था, ध्यान में रखेंगे। और प्रति व्यक्ति कितना था? 10,534 रुपया। अभी हमारा कितना है 19-20 के लिए? 11,254 रुपया प्रति माह भारत में इनकम है। यदि इसको एनुअल किया जाए तो 1,35,050 रुपया प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 19-20 के लिए, जबकि 18-19 के लिए 1,26,406 रुपया है। 1,26,406 रुपया। तो ये इकॉनमी डेटा है और ये समृद्धि का संकेत है कि पहले के सापेक्ष हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। उसके बावजूद हमारे यहाँ आर्थिक असमानता ज़बरदस्त है। नेक्स्ट पॉइंट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, T01 700D नामक ग्रह, अभी नासा का
जो टेस एजेंसी है, टेस का पूरा नाम ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट उपग्रह द्वारा पता लगाया गया है कि T01/700D नामक ग्रह एक नया ग्रह है जो पृथ्वी के समान है और ये पृथ्वी से 101 प्रकाश वर्ष दूर है। अभी हाल में नया ग्रह जो खोजा गया है कौन है? T01/700D नामक ग्रह है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ईरान और अमेरिका के बीच, नेक्स्ट पॉइंट, ईरान और अमेरिका के बीच अभी मिसाइल फायर शुरू हो गया और इसमें क्या हुआ कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड का जो चेयरमैन था कासिम सुलेमानी, वो मारा गया 3 जनवरी 2020 को इराक के बगदाद में मारा गया है ये। और इसको लेकर ईरान और अमेरिका के बीच ज़बरदस्त संघर्ष हुआ, दोनों तरफ क्षति हुई है। सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है ईरान का, कासिम सुलेमानी को कहा जाता था। इससे ईरान में अमेरिका के प्रति ज़बरदस्त रोष है और इसका बदला आगे भी वो लेता रहेगा, ध्यान में रखना है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार हमने 1, 2, 3, 4 तो 4 पेज का आज हमने डिस्कशन किया है और इसी तरह मैं आगे और डिस्कशन करता रहूँगा। रियल में 4 है, ये आगे पीछे है, ये 2, 15 पेज का मैं डिस्कशन करूँगा जनवरी 2020 करेंट अफेयर में, ध्यान में रखना है। और इस तरह से आप डिस्कशन को सुनेंगे और समझेंगे तो हमें लगता है कि करेंट अफेयर को लेकर जो परेशानी है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, उस सब को भूल जाना है। सिर्फ इसको ध्यान से सुनना है, समझना है और सफल हो जाना है। इसका परिणाम क्या होगा कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू में आपका स्कोर अन्य के सापेक्ष अधिक होगा। तो ये आपका जनवरी 2020 का ये पहला क्लास था। इसी तरह हम इसमें 9 क्लास और देंगे, तो 5 से 10 क्लास में इसका डिस्कशन ज़बरदस्त हो जाएगा। पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा और पीडीएफ के लिए संजय सर करेंट अफेयर पर जाना है और वेबसाइट संजय सर जीएस करेंट अफेयर ऑनलाइन पाठशाला वेबसाइट पे जाना है। ये आपको टोटल उपलब्ध होगा पीडीएफ और डिस्कशन क्लास के रूप में। ध्यान से इसे सुनेंगे, समझेंगे, करेंट अफेयर को आप आसान कर देंगे। मुझे लगता है कि अब करेंट अफेयर से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा क्योंकि ये आसान हो गया है। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय कुमार, लेट इट बी नाउ। जय हिंद।